बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 9 के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान और लेक्चर 8 के पहले कुछ शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला शार्ट क्वेश्चन है, कैन द स्केलर प्रोडक्ट बी नेगेटिव? क्या स्केलर प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो। आपको याद होगा हमने पढ़ा था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो तो कॉस 90 डिग्री से बड़े एंगल पे नेगेटिव हो जाता है। अगर कॉस नेगेटिव हो जाएगा तो स्केलर प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी 90 डिग्री के से बड़े एंगल पर जो स्केलर प्रोडक्ट है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो कॉस थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है। दूसरा शार्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स द डॉट प्रोडक्ट गिव्स एवरेज वैल्यू? ये अक्सर शार्ट क्वेश्चन बन के एमसीक्यू बन के अक्सर आता रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो एवरेज वैल्यू देखें, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जैसे मैंने अभी आपको बताया वो बराबर होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा पे डिपेंड करता है, और कॉस थीटा की मिनिमम जो वैल्यू है ज़ीरो के बराबर है, और जो मैक्सिमम में चली जाती है पॉजिटिव मैक्सिमम में, वो हम उसको 1 लेते हैं। तो 0 और 1 का अगर आप एवरेज लें, 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 हमें कितने एंगल पे हासिल होगा? कॉस यानी डॉट प्रोडक्ट जो है वो ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा। हम देखना ये चाहते हैं वो कौन सा एंगल है जिस पे कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाए, ताकि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ए बी डिवाइडेड बाय 2 आ जाए। तो वो 60 डिग्री पे है, कॉस 60 डिग्री पे 0.5 या 1/2 के बराबर होता है, और वो ये इसकी एवरेज वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद है पहला एमसीक्यू, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर। तो स्केलर प्रोडक्ट उस वक्त मैक्सिमम होता है जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, और कितने एंगल पे? 0 डिग्री पे। तो वेक्टर्स के दरमियान 0 डिग्री का एंगल उस वक्त बनता है जब वो पैरेलल हों, यानी सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हों। दूसरा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इज 0 इफ द एंगल बिटवीन देम। तो ये 90 डिग्री है, डेल्टा आ जाएगा, इसको हाईलाइट किया हुआ है मैंने। तीसरा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ इज इक्वल टू। तो ये ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ये भी डेल्टा, इसका ऑप्शन करेक्ट है, हाईलाइट किया मैंने। फोर्थ एमसीक्यू है, द डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू। तो ये 1 के बराबर होता है, कल हमने पढ़ा था। फिर उसके साथ जो फिफ्थ एमसीक्यू है उसमें कहा गया है कि इफ एफ इज इक्वल टू, फोर्स दी हुई है, इफ एफ इज इक्वल टू 2i + 3j in Newton and displacement is equal to 4i + 4j in meter, then work done is equal। अब वर्क हमें कैलकुलेट करना है, तो वर्क का फॉर्मूला है F डॉट डी। तो पहले आपने F की वैल्यू लिख देनी है, फिर ये D की सारी वैल्यू लिखनी है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट में I वाले कंपोनेंट्स I यूनिट वेक्टर वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होते हैं, और J वाले J से मल्टीप्लाई होते हैं। क्यों? क्योंकि I वालों को अगर J से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसी तरह J वाले I से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। कल जो आपने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें यही पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ I वाले I से मल्टीप्लाई होकर बचते हैं, J वाले J से और K वाले K से। तो यहाँ पर ये 2i है, हम इसको 4i से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 दा 8, और साथ में I डॉट I, तो I डॉट I 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिया। प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया। 3 4 दा 12, और J डॉट J की जगह पर क्या लिख दिया? 1, क्योंकि हमने कल पढ़ा था। तो 8 × 1 + 12 × 1, इनको ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 जूल। तो ये इसका सी ऑप्शन इस तरह से करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, इसमें हम वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे।
वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ये क्या है? अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा से हमारे पास एक नया वेक्टर हासिल हो जाए तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये मैंने ऊपर ब्लू कलर में डेफिनेशन लिखी है हाईलाइट करके। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। और बाय डिफाइन दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है ए क्रॉस बी। यहाँ पर आप डॉट नहीं लगा सकते, ये याद रखिएगा। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्रॉस ही लगाना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ए क्या चीज़ है? पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी ए की, और बी जो है बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और थीटा इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो है। और एन यूनिट वेक्टर क्या है कि ए और बी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास एक नया वेक्टर हासिल होता है उस वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए ये एन यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने यहाँ पर नीचे एरोज लगाए हैं ये आपने नहीं लगाने हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाए हैं। वो क्या समझाने के लिए कि जो लेफ्ट साइड पे ए वेक्टर है इसको हम फर्स्ट वेक्टर कहते हैं और ये जो बी है इसको हम सेकंड कहते हैं। यानी नंबरिंग में लेफ्ट साइड वाला पहला वेक्टर कहलाता है और जो उसके बाद वाला है उसको हम सेकंड वेक्टर कहते हैं। ये एरोज आपने नहीं लगाने, नंबरिंग आपने भी ऐसे नहीं करनी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर किया गया है। अच्छा, ए और बी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो नया वेक्टर हमारे पास हासिल होता है उसको रिजल्टेंट वेक्टर नहीं कहते, उसको हम प्रोडक्ट वेक्टर कहते हैं। तो यही हमने यहाँ पर लिखा, वेयर एन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए वेक्टर्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। एन यूनिट वेक्टर जो है वो उस सतह के, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो लाई कर रहे होते हैं। और इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन से मुराद एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन या आप कह लें ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। ए और बी अलग-अलग वेक्टर थे लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नया वेक्टर आ जाएगा। जिस तरह 3 और 4 अलग-अलग नंबर हैं, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाता है। अब 12 एक नया जो है वो नंबर आ जाता है। तो इसी तरह ए और बी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक नया वेक्टर आता है। उस नए वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड किया जा सकता है राइट हैंड रूल से। अब राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम जिन वेक्टर्स पे राइट हैंड रूल अप्लाई करना होता है हम उनकी टेल्स मिलाते हैं। तो ये लिखा, फॉर दैट पर्पस प्लेस टुगेदर द टेल्स ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी टू डिफाइन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर ए और बी की जो है वो टेल्स मिलाते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। हमने इन दोनों वेक्टर्स की क्या मिला दी? टेल्स मिला दी। ए और बी वेक्टर्स की यहाँ पर टेल्स मिली हुई हैं। फिर उसके बाद राइट हैंड रूल की स्टेटमेंट लिखी है, रोटेट फर्स्ट वेक्टर ए इनटू बी थ्रू द स्मॉलर ऑफ 2 पॉसिबल एंगल्स एंड कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड in the direction of rotation, keeping the thumb erect. The direction of the product vector will be along the erect thumb. क्या मतलब? वो कह रहा है कि ये रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पहले वेक्टर के ऊपर अपना हाथ रखना है। ये देखें, मैंने यहाँ पर इसको शो किया, ये दायां हाथ है। दाएं हाथ को अगर आप खोलें, ये समझ लें ये जो नीले रंग का मार्कर है ये ए वेक्टर है और ये जो रेड कलर का मार्कर है ये बी वेक्टर है। तो आप अपने दाएं हाथ को इस तरह से रखेंगे पहले वेक्टर के ऊपर। पहला कौन सा होता है? जो लेफ्ट साइड पे लिखा होता है, जैसे मैंने शुरू में नंबरिंग करके आपको बताया। तो ये ए वेक्टर के ऊपर मैंने दाएं हाथ को इस तरह से रखा। आपने पहले दाएं हाथ को रखना है ऐसे, बिल्कुल इसको स्ट्रेट कर लेना, उंगलियों को खोल लेना है इसके ऊपर। तो आपकी ये जो सबसे छोटी उंगली है वो मार्कर के ऊपर यानी वेक्टर के ऊपर आ जाए और अंगूठा जो है आप अपने इसको बिल्कुल सीधा शो करना है ऐसे वर्टिकली अपवर्ड। अब जब आप उंगलियों को ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ घुमाएंगे, जैसे ये तीर का निशान लगाकर यहाँ पर शो किया गया है, ये इस जगह पर ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाएंगे छोटे एंगल पर, तो जो सीधा अंगूठा है, ये अंगूठा बिल्कुल सीधा है ऐसे ऊपर की तरफ, जो सीधा अंगूठा है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। एन यूनिट वेक्टर बी ए क्रॉस बी की ही डायरेक्शन बताता है।
अब ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर है जो इन दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमारे पास हासिल हुआ। अच्छा, यहाँ पर ये जो लिखा एन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, देखें ये सतह जो है, प्लेन कहते हैं ऐसी हमवार सतह, ये सतह ऐसी सरफेस जिस सरफेस में दो वेक्टर अमल कर रहे हैं, कौन कौन से, ए और बी। एन यूनिट वेक्टर ना सिर्फ इस पूरी सतह के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर एक एडिशनल बात बता रहा हूँ जो बुक में नहीं लिखी हुई, ऑब्जेक्टिव बन जाती है। एन यूनिट वेक्टर इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है जिनमें ए और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं, और अलहदा अलहदा एन यूनिट वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और एन यूनिट वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। ये बात बुक में नहीं लिखी हुई। अच्छा, उसके साथ अगर हमें ए क्रॉस बी नहीं फाइंड करना, हमें बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपने दाएं हाथ को जो है बी वेक्टर पे रखेंगे। बी क्रॉस ए फाइंड करने के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बी क्रॉस ए फाइंड करने के लिए बी वेक्टर हमारा पहला वेक्टर होगा और ए वेक्टर हमारा दूसरा वेक्टर होगा। और उसमें यहाँ पर मैं यहाँ पर चले आपको बता देता हूँ, ये बी वेक्टर हमारा पहला होगा और ये ए वेक्टर जहाँ पे मेरा कर्सर है ये दूसरा वेक्टर होगा। अब हाथ, दायां हाथ आपने सबसे पहले बी वेक्टर पे रखना है, तो ये रेड कलर का मार्कर मैंने अज्यूम किया है कि ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने अपने राइट हैंड को बी वेक्टर के ऊपर इस तरह से रखना है कि आपके राइट हैंड की जो शहादत की उंगली है वो बिल्कुल सीधी इसके ऊपर आए, बी वेक्टर के ऊपर। और उसके बाद आपने उंगलियों को जिस तरह ये मैंने हाथ से दिखाया है ए वेक्टर की तरफ ऐसे घुमाना है, ये छोटा एंगल है, बी से ए की तरफ छोटे एंगल पे घुमाना है आपने। और ये जो सीधा अंगूठा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है ये बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बताएगा। अब बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किस तरफ एक्ट कर रही है, देखें अंगूठा भी यहाँ पर शो कर रहा है डाउनवर्ड, और यहाँ पर भी हमने शो किया बी क्रॉस ए डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, ये बहुत ही अहम पॉइंट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इस टॉपिक में भी यूज़ होना है, ये टॉर्क का एक टॉपिक हमने पढ़ना है उसमें भी यूज़ होना है, और यही पॉइंट 5वें चैप्टर में यूज़ होगा, और यही पॉइंट जो है आगे चल के जो है वो सेकेंड ईयर में 14 चैप्टर के अंदर और सेकेंड ईयर के अंदर जो है 15 चैप्टर में, सेकेंड ईयर के अंदर 21 चैप्टर के में ये रूल अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए गौर से समझिएगा, आपको समझ ना आए तो लास्ट में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बताऊंगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं फिर आपको इंशाल्लाह क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो मैं बता रहा था, आपने वेक्टर बी हमारा पहला वेक्टर है तो इस पे अपना दायां हाथ रखना है। अब की दफ़ा आपने दायां हाथ जो है जिस तरह पहले रखा था ये ऊपर वाली कंडीशन में कि छोटी उंगली वेक्टर के ऊपर आ रही थी, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं रखना। अगर आप अपने दाएं हाथ को जिस तरह पहले ऊपर वाले केस में था वैसे रखेंगे और उंगलियों को मोड़ेंगे तो उंगलियां आपकी इस साइड से मुड़ के आएंगी, ये इस साइड से जिधर से कर्सर आ रहा है। तो ये बड़ा एंगल है, ये रेड कलर के वेक्टर बी और ए के दरमियान जिस तरफ से मेरा कर्सर चल के आ रहा है ये बड़ा एंगल है, तो उंगलियों को बड़े एंगल पे नहीं घुमाना, हमेशा उंगलियों को छोटे एंगल पे घुमाना है। तो इसलिए हम यहाँ पर हाथ उस कंडीशन में नहीं रख सकते जिस कंडीशन में हमने यहाँ पर रखा था कि हमारी छोटी उंगली दाएं हाथ की जो है वेक्टर के ऊपर थी। इस दफ़ा ऐसा नहीं है, इस दफ़ा हाथ इस तरह रखना है कि हमारे दाएं हाथ की शहादत की उंगली इस वेक्टर के ऊपर हो। पहले अगर आप दाएं हाथ को बिल्कुल यानी स्ट्रेच कंडीशन के अंदर या रिलैक्स स्टेट के अंदर आप रखेंगे तो शहादत की उंगली इस तरह और ये छोटी उंगली सबसे ऊपर होगी। फिर आपने छोटे एंगल पे, ये एंगल पे उंगलियों को घुमाना है, जो सीधा अंगूठा है वो डायरेक्शन बताएगा बी क्रॉस ए की और वो डाउनवर्ड है। यहाँ पर नेगेटिव एन क्यों लिखा, क्योंकि पॉजिटिव एन अपवर्ड था और जब कोई वेक्टर किसी स्पेसिफिक वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है तो हम उसके साथ क्या लगा देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स एक तरीका और भी मैंने यहाँ पर पहले ही केस का एक और फिगर में समझाने की कोशिश की है। ये देखें, ये दोनों वेक्टर्स हैं, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का वेक्टर है वो ए है और ये रेड कलर का वेक्टर है ये बी है, मैंने पेज के ऊपर रखे हैं, इनके दरमियान ये छोटा एंगल बना रहा है। ये पहले वाली कंडीशन को ही एक और तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। आपने अपने दाएं हाथ को यहाँ पे रखना है, ये टॉप व्यू लिया गया है इसका। दाएं हाथ की उंगलियों को पहले ऐसे खोलेंगे, बिल्कुल इस तरफ दाएं हाथ की उंगलियां जो है वो खुल जाएंगी। नीचे इसमें नीचे बिल्कुल जो है वो छोटी उंगली होगी और ऊपर जो है वो शहादत की उंगली होगी। फिर उसके बाद आप दाएं हाथ की उंगलियों को ऐसे कर्ल करेंगे, इधर छोटे एंगल पे कर्ल करेंगे, तो ये जो सीधा अंगूठा है ये ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, ये ए क्रॉस बी यानी प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है।
और ये अंगूठा इस पेज के और इस सतह के, पूरी सतह के, जिस सतह के अंदर ये दोनों वेक्टर अमल कर रहे हैं, इस सतह के परपेंडिकुलर है। तो खैर अब इसमें ये a क्रॉस b हमने लिख दिया ए बी साइन थीटा, एनी यूनिट वेक्टर। फिर उसके बाद हमने कहा अगर b क्रॉस a लिखें तो वो कैसे होगा, तो b क्रॉस a बराबर होगा बी ए साइन थीटा, और यहाँ पर नेगेटिव n यूनिट वेक्टर लिखा। वो क्यों, क्योंकि n यूनिट वेक्टर अपवर्ड था, और नेगेटिव n इसलिए लिखा क्योंकि ये b क्रॉस a वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जैसा यहाँ पर इस फिग में दिखाया गया है। तो इसलिए हमने डायरेक्शन के अपोजिट होने को नेगेटिव साइन के साथ मेंशन कर दिया। ये नेगेटिव का साइन ये शुरू में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये बी ए जो है, ये बी मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी की, और ए मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए की। तो ये बी ए जो है, इनको आप ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में ऑर्डर बदलने से, तरतीब बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 भी क्या होता है 12। तो इसी तरह इनकी तरतीब बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नीट्यूड्स की। मैंने ये एरो लगाकर यहाँ पर शो किया कि ये b क्रॉस a वैसे ही, इक्वलिटी ये जो थी वो भी वैसे ही लिखी, नेगेटिव का साइन भी वैसे ही। इस बी ए साइन थीटा की जगह पर, इस बी ए की जगह पर हमने जस्ट क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, और ये साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर भी वैसे का वैसे ही लिख दिया। फिर हमने ये कहा कि अगर, अच्छा अब ये जो नेगेटिव का साइन है आप इसको वैसे ही रहने दें, इस b क्रॉस a को इधर नीचे ले आए, इक्वलिटी का साइन भी नीचे लिख दिया, और नेगेटिव का साइन भी वैसे ही। ये ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ये ऊपर देखें किसके बराबर था, ये a क्रॉस b के बराबर था। तो इस ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b, वो यहाँ पर लिख दिया हमने, इस ब्लॉक की जगह पर हमने a क्रॉस b लिख दिया। स्टूडेंट्स, वेक्टर्स को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक बोल्ड करके लिखना, और दूसरा तरीका ये होता है कि बोल्ड ना करें, ऊपर तीर के निशान लगा दें। तो दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। हाथ से लिखते वक्त आमतौर पे इस तरीके को अडॉप्ट किया जाता है। तो मैं दोनों तरीके यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों का पता हो। अच्छा, फिर मैंने एक यहाँ पे लिखा बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन रूल, इस डायरेक्शन रूल की वजह से आप देखें कि b क्रॉस a और a क्रॉस b अपोजिट हैं एक दूसरे के। a क्रॉस b की डायरेक्शन ऊपर मैंने डायग्राम्स में दिखाई है, वो ऊपर की तरफ थी, वर्टिकली अपवर्ड, और b क्रॉस a की डायरेक्शन क्या थी, वर्टिकली डाउनवर्ड थी। तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि ये वाला जो नेगेटिव का साइन है इसको उठाकर आप इधर लेके जा सकते हैं। कैसे लेके जा सकते हैं, दोनों तरफ नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करें, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। या आप सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए कहें कि नेगेटिव उधर शिफ्ट कर दिया, तो इधर a क्रॉस b रह गया। a क्रॉस b को आप राइट साइड पे भी लिख सकते हैं, आप उसको लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया। ये वाला नेगेटिव इधर शिफ्ट हो गया, तो नेगेटिव साइन b क्रॉस a के साथ आ गया, उसको हमने इधर लिख दिया। तो अब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस करनी है क्रॉस प्रोडक्ट की, कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हैं। तो हमने कहा चूंकि a क्रॉस b बराबर नहीं है b क्रॉस a के। क्यों नहीं बराबर, दो वेक्टर्स उस वक्त बराबर होते हैं जब उनकी लेंथ भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो a क्रॉस b की डायरेक्शन अपवर्ड थी, मैंने ऊपर फिग में दिखाया, और b क्रॉस a की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। अगर a क्रॉस b वेक्टर बराबर नहीं है b क्रॉस a के, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नॉन कम्यूटेटिव है, वो कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के मुतबादिल हो जाना। तो a क्रॉस b का मुतबादिल नहीं है कौन, b क्रॉस a। वजह क्या है, वजह यह है कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये कहा कि जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। उसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम क्यों होती है, देखें a क्रॉस b बराबर होता है a b साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। तो ये इतना ही जिस पे मैं कर्सर चला रहा हूँ, ये इतनी क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है, ये सारी की सारी। अब ये मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रही है साइन थीटा की वैल्यू पे, और साइन थीटा की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और कितने डिग्री पे होती है, वो 90 डिग्री के ऊपर होती है। तो इसलिए हमने कहा कि जब साइन की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो साइन 90 डिग्रीज के ऊपर 1 होता है, इसकी जगह पर हमने 1 लिखा, और 1 को जब आप ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ही आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया ए बी इंटू एन यूनिट वैक्टर।
फिर इसके साथ यहाँ पर हमने इसको शो भी किया है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एंगल इनका 90 डिग्रीज बन रहा है, तो ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगी ए बी एन यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स, अगर आप अपना हाथ इधर ए के ऊपर रखें और अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इधर बी की तरफ घुमाएं, जो सीधा अंगूठा आएगा वो आपके अपनी तरफ यानी आउटवर्ड टू द स्क्रीन होगा और उस तरफ जो है वो ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन एक्ट करेगी। ये एन यूनिट वेक्टर, ये जो सतह है इस सतह के नॉर्मल होगा, बाहर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल होगा, आप लोगों की जानिब होगा। फिर इसके साथ यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस करने की कोशिश की है। ये मैंने 3 मार्कर लिए हैं। ये फर्ज करें एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, ये ग्रीन कलर का मार्कर जो है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लैक कलर का जो मार्कर है वो जी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम आई क्रॉस जे की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं। तो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन जो है उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ये रेड कलर के वेक्टर, ये आई जो है आई क्रॉस जे, आई हमारा पहला वेक्टर है, तो आई के ऊपर दाएं हाथ को इस तरह से रखा कि दाएं हाथ की छोटी उंगली यहां पर हुई। अब उसके बाद आई से जे की तरफ, ये ग्रीन कलर जो है वो जे को शो कर रहा है, आई वेक्टर से जे वेक्टर की तरफ हमने उंगलियों को घुमाया, तो ये जो सीधा अंगूठा है वो हमारे पास आई क्रॉस जे की डायरेक्शन बता रहा है। तो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो अपवर्ड कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, अपवर्ड जी एक्सिस लेते हैं और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर एक्ट करता है उसको हम के यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि आई क्रॉस जे ये बराबर होता है के। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो इसमें हमने ये शो किया, ये आई क्रॉस जे ये बराबर होगा जिस तरह ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, तो आई क्रॉस जे आई जे साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे एन क्यों नहीं लिखा, तो वो वजह मैं बताता हूँ। तो आई था, आई की मैग्नीट्यूड, दूसरे नंबर पे जे था तो जे की मैग्नीट्यूड, साइन थीटा 90 क्यों लिखा, क्योंकि इस आई और इस जे के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्रीज होता है, तो वो 90 लिख दिया। यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर की जगह पर के क्यों लिखा, क्योंकि आई और जे का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करता है, मैंने ऊपर वाली फिग में दिखाया। तो वर्टिकली अपवर्ड कौन सा यूनिट वेक्टर एक्ट कर रहा है, वो के यूनिट वेक्टर एक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर की जगह पर के यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है उनकी मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, के यूनिट वेक्टर की भी 1 है, एन यूनिट वेक्टर की भी 1 है, और डायरेक्शन भी दोनों की सेम है। के यूनिट वेक्टर भी अपवर्ड एक्ट कर रहा है, अगर आप यहाँ पर आई और जे के लिहाज से एन यूनिट वेक्टर देखें तो वो भी अपवर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर की जगह पर के लिखा जा सकता है। तो आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को सिंपल हम 1 लिखते हैं, 1 होती है, जे की जगह पर भी 1, साइन 90 डिग्रीज पे भी 1, के वैसे का वैसे ही। तो आई क्रॉस जे ये के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर आप कोई भी दो वेक्टर्स एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये पिक थोड़ी सी इसके बैक साइड पे चली गई है, मैंने यहाँ पर के लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर। अगर आप आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो के यूनिट वेक्टर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जे है, यहाँ पर के लिखा हुआ था, अगर आप जे और के को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आई के। और अगर आप यहाँ पर के है, जहाँ पे मेरा कर्सर है इस वक्त, यहाँ पर के यूनिट वेक्टर लिखा था, के यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जे के बराबर हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा है कि आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर, के क्रॉस आई जे के। जब भी एंटी क्लॉकवाइज दो वेक्टर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो वो तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर हो जाएंगे, और क्लॉकवाइज में क्या होगा, वो तीसरे के बराबर होंगे लेकिन साथ में नेगेटिव आ जाएगा। जिस तरह ये जे क्रॉस आई मैंने किया तो ये बराबर क्या आ गया, नेगेटिव के यूनिट वेक्टर। ये क्यों आया, नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी बराबर होता है नेगेटिव बी क्रॉस ए के, ये ऊपर हमने पढ़ा। तो इसी वजह से यहाँ पर आई क्रॉस जे की जब हमने तरतीब बदली, जे को पहले लिखा आई को बाद में लिखा, तो इधर नेगेटिव का साइन आ गया। और इसी तरह ये जे क्रॉस के था, अगर आप इसको के क्रॉस जे लिखेंगे तो नेगेटिव का साइन, और अगर आई क्रॉस के लिखेंगे तो इधर भी नेगेटिव। तो याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज में कोई दो मल्टीप्लाई करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लिकेशन थी, एंटी क्लॉकवाइज में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दो मल्टीप्लाई करें तीसरे के बराबर होगा और साथ में साइन पॉजिटिव का आएगा। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी दो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करें तो वो तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर होगा, लेकिन साथ में कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ये इसी को वैसे लिख दिया, ये जो
ब्लू कलर की लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन को दोबारा लिखा गया। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज नल वेक्टर बिकॉज फॉर सच वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये ज़रा जहन में रखेंगे, ये पैरेलल में 0 आएगा, 180 डिग्री एंटी पैरेलल में आएगा, तो यहाँ पर ये 180 डिग्री नहीं आएगा। ये आप लोग जहन में रखेंगे, इसको आप एंटी पैरेलल में हम डिस्कस करेंगे, ये कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आएगा। तो थीटा पैरेलल वेक्टर्स में जस्ट कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो हमने लिखा फॉर्मूला ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 0, क्योंकि ए और बी वेक्टर्स पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 बन रहा है, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिया। साइन 0 पे 0 होता है, तो इसलिए, और ये भी, ये यहाँ पर जो एंटी पैरेलल ये 180 लिखा है, ये किसके लिए लिखा, अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल 180 बनेगा, तो साइन 0 डिग्री पे भी 0 होता है, याद रखिएगा, और साइन 180 डिग्री पे भी 0 होता है। तो दोनों सूरतों में यहाँ पर वैल्यू 0 आएगी, जो ए बी को मल्टीप्लाई करके क्या कर देगी, 0। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो, उसको नल वेक्टर कहते हैं। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, प्रॉपर ये बनेगा द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल, और या आप कह लें एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज नल वेक्टर। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, यहाँ पर एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी आ जाएगा, इज नल वेक्टर। तो पैरेलल वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो, और एंटी पैरेलल वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। पैरेलल में एंगल 0 और एंटी पैरेलल में 180, दोनों पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0, जो यहाँ पर नल वेक्टर ले आती है। अच्छा, इसी तरह इसी के नतीजे में कॉन्सिक्वेंस नतीजा के तौर पे कहते हैं, तो ए क्रॉस ए भी नल वेक्टर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरफ पहला वेक्टर ए एक्ट कर रहा है, दूसरे वाला भी उसी तरफ एक्ट करेगा, एंगल 0 बनेगा, साइन के 0 होने की वजह से साइन की वैल्यू भी 0 होगी, और ये सारा 0 हो जाएगा, ए क्रॉस ए भी यहाँ पर 0 होगा। इसी तरह आई क्रॉस आई वो भी 0 होगा, जे क्रॉस जे भी 0, के क्रॉस के भी 0 वेक्टर के बराबर होंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एंगल का 0 होना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में एक्ट करने वाले एंगल वेक्टर्स के दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए ये 3 प्रॉपर्टीज़ ही बड़ा अहम टॉपिक है, आप लोग इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। साथ में अगर कोई ना समझ आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस या रिटन मैसेज कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 033473179448। हमने पूरी कोशिश तो की है कि आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से समझ सकें। इस लेक्चर को यहाँ पे है तो डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा घंटे लगे हैं, 4-5 घंटे लगे हैं। बहरहाल फिर भी समझना है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह समझा सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।